students, in the last lecture we discussed the development and the income goals and other than income goals in the previous lecture. And through the discussing the development, we discussed about the goals or the development goals of individual. तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स और डिफरेंट नोशंस। सो बाय दोज नोशंस, इन ये जो डिफरेंट नोशंस हैं, डिफरेंट गोल्स हैं, उससे हम देश का डेवलपमेंट कैसे पता करेंगे, क्योंकि सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। कई बार डिफरेंट गोल होने की वजह से आपस में गोल्स भी कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। जैसे कि बुक में एग्जाम्पल दिया है इसका, आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में, कि अगर एक एरिया है जहां पर स्लम्स डेवलप हो जाते हैं किसी सिटी के अंदर, तो यानी कि जो हाई इंडस्ट्रियलिस्ट, हाई इनकम ग्रुप है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहेंगे कि उस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या मार्केट कॉम्प्लेक्स बने, या फिर वो चाहेंगे कि कोई पॉश एरिया डेवलप हो। और जो स्लम में रहने वाला व्यक्ति है, जो वहाँ ऐसी झुग्गी झोपड़ी बना के रह जाता है, तो वो ये चाहेगा कि यहाँ पर उनको आराम से रहने के लिए उनके घर और सुख सुविधाएं मिल जाए। तो इसी तरह यानी कि लोगों के अपने अपने गोल्स हैं। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस। तो इंडिविजुअल नोशंस के बेसिस पर हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं जज कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं। वो नेशनल डेवलपमेंट को यानी कि हम मेजर करने के लिए, दैट इज इनकम इज द बेस्ट वे। इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। दैट इज एट्रीब्यूट का मतलब है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, यानी कि कौन जिम्मेदार है नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। तो नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यानी कि क्या जिम्मेदार है? इनकम। इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अब ये इनकम यानी कि किसी देश की इनकम को किस तरीके से पता कर सकते हैं? यानी टोटल लोगों की इनकम, total income of the country. Total income of the country means the number of people means living in a country and how much they are earning, that is total income, is the total income of the country. तो अब इस तरह से हम किसी देश की इनकम से ही हम अपने यानी कि अपने डेवलपमेंट को यानी कि कर सकते हैं। इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन नेशनल ये टोटल इनकम जो है उसमें क्या कमी है, क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यानी कि अगर हम ये क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि ऐसे हर एक देश की अपनी अपनी इनकम है, हर एक नेशन की, तो हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। हम स्टेट्स और कंट्रीज को कैसे यानी कि कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनकम के बेसिस पे, यानी कि टोटल इनकम के बेसिस पर। दो बच्चों को तो हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से, जैसे कि बड़ा एक जो टॉलर है, एक शॉर्ट हाइट है, हाइट के बेसिस पर हम कर सकते हैं, वेट के बेसिस पर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर दो बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन दो देशों को कंपेयर करने के लिए हमें टोटल इनकम तो है, लेकिन जो है टोटल इनकम में यानी कि क्या कमी है मैं ये बताती हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्योंकि मैंने बताया टोटल इनकम क्या होता है, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द नेशन, उस देश के लोगों की टोटल इनकम। तो इसमें ये कमी कि सपोज एक देश में 500 लोग रहते हैं, 500 पीपल आर लिविंग इन वन कंट्री ए, ठीक है, और कंट्री बी में दे आर लिविंग 100 पीपल रह रहे हैं, एंड सपोज उनकी इनकम सभी की इनकम 100 रुपीज है, तो या $100 है, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनकी इनकम कितनी हो गई? $50,000,
ठीक है, और इनकी इनकम कितनी हो गई, क्योंकि 100 हमने माना कंसीडर करा है, तो इनकी इनकम हो गई $10,000। इसका मतलब ये तो पुअर कंट्री हो गई और ये रिच कंट्री हो गई, ये ज्यादा डेवलप हो गई और ये कम डेवलप हो गई। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि डिफरेंस क्या है, दैट इज मींस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट। तो हम टोटल इनकम से दो कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते, श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका का जो एचडीआई है वो हमसे हायर है और एचडीआई रैंक में हम लोअर है उनसे, जबकि श्रीलंका छोटा देश है, वहां कम पॉपुलेशन है, और हमारा जो देश है, हमारे देश की बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो टोटल इनकम के बेसिस पर हम दो देशों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है, क्योंकि पॉपुलेशन में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एवरेज इनकम की, यानी हम एवरेज इनकम के बेसिस पर हम कर सकते हैं। एवरेज ये निकालने की हमें क्यों जरूरत है, एवरेज निकालने की जरूरत इसलिए है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में कभी 100 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, कभी 50 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, कभी 25 का लेते हैं। सपोज मैंने क्लास में 25 का मार्क्स का टेस्ट लिया और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पूछी गई, तो परफॉर्मेंस यानी कि हाफ ईयरली में मैंने 25 मार्क्स का लिया और अगले टर्म में मैंने जो है 50 मार्क्स का लिया। तो मेरे से ये पूछा गया कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, तो मैं इतनी जल्दी से नहीं निकाल सकती हूँ। तो एवरेज के बेसिस पर कि 100 में से मैंने सपोज परसेंटेज निकाल लिया, तो सपोज 25 में से आपके यानी कि जितने भी मार्क्स आए 50% मार्क्स आए, तो और यूनिट नेक्स्ट यूनिट में आपके 60% आए, तो इससे 50 और 60% से मैं आराम से एवरेज से पता करा लूंगी कि यानी कि देयर इज एन इंक्रीमेंट, डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट को ये टोटल इनकम के बेसिस पर कंपेयर, टोटल इनकम के बेसिस पर हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकम अगर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदार फैक्टर है, तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज हैव द लिमिटेशन। So that is why we are using the average income. और average income को निकालने के लिए total income of the country, that is total income of the state or the nation। अगर आप state की निकाल रहे हैं तो यहाँ state लिखेंगे, अगर country की निकाल रहे हैं, compare कर रहे हैं, तो यहाँ पर country लिखेंगे, फिर total population of that country either or the state। Okay, so this is the way to find out the calculate the average income। तो हमें एवरेज पता चल जाएगा, तो हम एवरेज के बेसिस पर इजीली किसी भी स्टेट और या स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने भी, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो मीन्स इशूड द वर्ल्ड रिपोर्ट regarding the development, and they take the important income is as an important criteria। important criteria जो है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक जो डिवाइड करता है, कंपेयर करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड एवरेज इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम निकालने का यही फॉर्मूला है, यानी एवरेज इनकम निकालने का यही फॉर्मूला है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने यानी पूरे वर्ल्ड में दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज रिच कंट्री। रिच कंट्रीज का मतलब हाई इनकम कंट्रीज, और लो पुअर कंट्रीज, पुअर कंट्रीज का मतलब लो इनकम कंट्रीज और लो इनकम ग्रुप्स। ओके, तो रिच कौन है? अकॉर्डिंग टू 2013 डेटा रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट जो दी है वर्ल्ड बैंक ने, उसके 2013 के अकॉर्डिंग दैट इज $12,736 per annum is the per capita income of a country, that is means or above is included in the rich country। रिच कंट्री में वो देश आते हैं जिनकी इनकम यानी इतने $, या उससे ज्यादा है।
पुअर कंट्रीज में यानी आते हैं जो पर एनम का मतलब प्रति साल 1570 US डॉलर पर एनम। ओके, दिस इज द पर कैपिटा इनकम, और लेस या इससे कम हो उसको उनको हम पुअर कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया हमारा इन दोनों के बीच में आता है, मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट है कि कितनी इनकम है, that is means according to 2013 and the latest data that is 2015-16, ये आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो इस तरह से यानी हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम। तो अभी हम ने पढ़ा कि एवरेज इनकम यानी दो कंट्रीज को इजीली कंपेयर करने में मदद करता है। जैसे दो क्लासेस को कंपेयर करना है मार्क्स के बेसिस पर, तो हम एवरेज कर सकते हैं कि किसी क्लास के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, क्लास सेक्शन ए का और क्लास सेक्शन बी का। अगर हम मार्क्स का एवरेज निकालेंगे तो दो क्लासेस को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स, दैट मीन्स विच वन इज द ब्राइटर वन, कौन सा सेक्शन ब्राइटर है, कौन सा डल है। तो इसी तरह दो देश की एवरेज इनकम को कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस इनकम के बेसिस पे कौन सी रिच कंट्री है, कौन सी पुअर कंट्री है। लेकिन एवरेज इनकम की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ दोष है, कमियां हैं। ये क्या कमियां हैं ये हम डिस्कस करते हैं। एक तो दिस एवरेज इनकम जो होती है कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड यानी कि किनारे नहीं बता सकता है, यानी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट इनकम और लोएस्ट इनकम। इसको नहीं बता सकता है कौन पुअर है सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा कम कमा रहा है, कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है। जैसे कि क्लास का एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आती है 70%, तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे 70% या उससे अबव होंगे। कोई 10 नंबर भी ला रहा होगा, कोई फेल भी हो रहा होगा, कोई 90 भी ला रहा होगा या 99 100% मार्क्स भी ला रहा होगा, 100 मार्क्स भी ला रहा होगा। तो एक्सट्रीम एंड का नहीं हमें पता चलेगा। तो एवरेज इनकम से इसी तरह कौन गरीब है, कौन यानी अमीर है, रिच और पुअर का डिफरेंस हमें नहीं पता चलेगा। एवरेज इनकम से देश में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है। कैन नॉट डिस्क्लोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो इस एवरेज इनकम से हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं पता चलता कि 70% मार्क्स तो आ गए एवरेज इनकम, मान लो 5 बच्चे ऐसे हो 90 एबव लेकर के आने वाले हो, बाकी सारी क्लास जो है 30-40 के रेशियो में हो, और वो जो है क्या कहते हैं उनका एवरेज 70% आ रहा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे के 0, किसी के 10, किसी के 40। ऐसे ही इनकम में भी हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा देश का कि कितने लोगों की कम इनकम है, कितनी ज्यादा इनकम है, कितने गरीब हैं, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने अबव पॉवर्टी लाइन है, कितने मिडिल इनकम है, कितने लो इनकम है। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है दो कंट्रीज का, कंट्री ए और कंट्री बी। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि कंट्री ए में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेंबर 1 के 95 रुपीज है सपोज इनकम, और एवरेज इनकम जो है पर कैपिटा इनकम इस तरह से। नंबर 2 का 105 रुपए है, नंबर 3 का 98 है, ऐसे 100 है, 102 है। अगर हम इसको देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि 95, 105, 98, 100, यानी 100 और 90s के बीच में यानी हमारी इसकी इनकम है। तो टोटल जो है 500 आ रहा है। अगर बी कंट्री को देखें तो किसी के इसके 20 है, 30 है, यानी 20 रुपीज, 30 रुपीज, फिर 20, 30 रुपीज, और एक बंदे के 400 रुपीज है। तो यानी ये तो बिल्कुल लो इनकम हो गई और ये बहुत हाई हो गई एक बंदे की। तो ये तो जो है क्या कहते हैं, पर एवरेज तो बराबर आ रही है। तो यानी दो कंट्रीज का एवरेज सेम आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एवरेज अलग अलग आए। दो कंट्रीज का एवरेज अगर सेम आ रहा है
लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। तो एवरेज इनकम से हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं पता चलती है, हमें एक्सट्रीम एंड नहीं पता चलता है, जैसे कि कितने हाईएस्ट है कितने लोएस्ट है। एवरेज से हम यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता कर सकते और एक्सट्रीम एंड्स नहीं पता कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस है। So till here we understand about the average income and what is the limitation of average income. Average income के क्या uses हैं, क्या मैंने advantage हैं to compare the countries, and what is left in the average income means क्या दोष हैं उसके average income के to compare the countries. इसका मतलब इनकम तो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, पर इनकम यानी एवरेज इनकम तो इम्पोर्टेंट है, but the means other than income, other criteria, what are the other criterias, that is very important to compare the country, क्योंकि इनकम में हमने बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया है। जैसे कि हम आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक में ही टेबल 1.4 में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक 3 स्टेट है महाराष्ट्र, केरला एंड पंजाब। अगर हम 3 स्टेट को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, यानी महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा इनकम है, इसके बाद नंबर 3 पंजाब की इनकम है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर यानी केरला की इनकम है। पर अगर हम इनकम से अलग क्राइटेरिया अगर मेजर करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, लोगों की जो यानी लिटरेसी रेट है, तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है लिटरेसी रेट केरला में है, उससे कम महाराष्ट्र में है, और उससे कम जो है पंजाब में है, यानी ये बिल्कुल चेंज हो गया। एजुकेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो केरला की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो यानी इनकम तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अदर क्राइटेरियाज आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। उसी बेसिस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि केरला की हाईएस्ट एचडीआई है इंडिया में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी दैट स्कोर के अकॉर्डिंग केरला हाईएस्ट नंबर पर है, जबकि इनकम में केरला जो है लास्ट थर्ड नंबर पे आ रहा है यहाँ पर, अगर हम 3 स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। और इसमें एजुकेशन के बेसिस पर केरला यानी इस तरह से आता है, या हेल्थ फैसिलिटीज के बेसिस पर केरला हाईएस्ट नंबर पर आता है। तो इस तरह से अदर क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर क्राइटेरिया में हम ले रहे हैं इनकम के अलावा व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कंट्री। देश में और दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज भी जरूरी है इनकम के अलावा, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी नहीं मिलेगा तो लोग जो है हेल्दी नहीं रहेंगे तो हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तो किस तरह से यानी कि इनकम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं या जॉब्स कर सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिव डिजीज फ्री लाइफ, टू डू द वर्क इन द प्रॉपर मैनर एंड इंक्रीज द इनकम लेवल। And quality of education is required to improve the skill. अगर हमें देश में टेक्नोलॉजी और स्किल को डेवलप करना है तो इट इज रिक्वायर्ड द अदर देन इनकम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इक्वल ट्रीटमेंट ये भी जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ से ही, इफ वी हैव द स्ट्रेस फ्री लाइफ देन ओनली वी आर एबल टू गेट द एजुकेशन एंड डेवलप द स्किल्स and means live the happy and healthy long life, so we can do more and more work and do contribution in the country. We can do the give the contribution to in the development of the country. तो equal treatment भी जरूरी है, बराबर का समानता का ट्रीटमेंट होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि गर्ल चाइल्ड है, फीमेल से डिस्क्रिमिनेशन है, उन्हें अगर एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाएगा तो देश का एक यानी कि एक वर्ग, वन सेक्शन विल बी डेवलप एंड अनदर विल बी नॉट डेवलप, यानी एक सेक्शन तो डेवलप हो जाएगा, बॉय चाइल्ड तो डेवलप होते जाएंगे
और गर्ल चाइल्ड पीछे रह जाएंगी। उससे क्या होगा कि डेवलपमेंट इक्वल नहीं होगा, और अगर डेवलपमेंट इक्वल नहीं होगा देश का, तो देश में डेवलपमेंट किस तरह का। सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज, these public facilities are also very important। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लाइफ यानी जीवन रेखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, इट शुड बी ऑल्सो मीन्स दैट इज हायर। अगर हम हेल्दी होंगे तभी हमारी जीवन रेखा हायर होगी। अगर हेल्थ फैसिलिटीज, वी आर नॉट लिविंग डिजीज फ्री लाइफ एंड वी आर नॉट गेटिंग द यानी जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद हमें जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, न्यूट्रिशनल डाइट मिलती है, या हम बीमार ना रहें, ये सब फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, तभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, जीवन रेखा अच्छी होगी, तभी देश के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे। तो ये सभी क्राइटेरिया हमारे बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम HDI डिस्कस करेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों से, कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है कि ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है वो कुछ मिनट के बाद, चलने के बाद उसमें रुक जाता है, या टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ रहा है। तो मैं जो है आप इस वीक के अंतर्गत ही वो वीडियो वहीं से अपलोड कर देंगे हम।